हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज अनु और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं VCOC 185 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखो, इस वीडियो में मैं आपको 90% आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी, ठीक है। 90% आपका जो एग्जाम है वो यहीं से बनेगा, बाकी 10% की श्योरिटी नहीं होती है, वो एग्जामिनर अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकता है। बट हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपका 90% एग्जाम तो यहीं से आएगा, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और ये फिल्टर के लिए मत बोलना, मेरा मन कर रहा था ऐसे तो मैंने लगा लिया, ठीक है। और नोट्स देखो आपको चाहिए इस वीडियो के, तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ पे आपको नोट्स का PDF मैंने अपलोड कर रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और मेरी इंस्टाग्राम ID है ये, यहाँ पे चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। मेरे को भी अच्छा लगता है आप लोग लाइक कमेंट करते हो। तो सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट देखो, जो आपका क्वेश्चन बनता है ना आपके बुक से, एंटरप्रेन्योरशिप आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले पूछते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर देखो वो पर्सन होता है जो कि कुछ नया प्रोडक्ट या फिर कोई भी नई सर्विस क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हो, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और आपको डेफिनेशन ये वाली लिखनी है, अ पर्सन हु ट्राइज टू क्रिएट समथिंग न्यू, organizes production and undertakes risk and handle economic uncertainty involved in enterprise is an entrepreneur। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि कुछ नया क्रिएट करने का सोच रहा हो, रिस्क बेयर करने के लिए राज़ी हो वो पर्सन, ठीक है। प्रोडक्शन जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए रेडी हो, ठीक है। और किसी भी एंटरप्राइज में बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। सर्टेन नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड होता है सब कुछ, ठीक है। तो उन सबको हैंडल करने के लिए रेडी हो जो पर्सन, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब एक एंटरप्रेन्योर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, या तो डायरेक्टली पूछ लेगा कि एक एंटरप्रेन्योर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, या फिर आपसे घुमा के पूछ सकता है कि देखो किसी भी अच्छे एंटरप्रेन्योर में, जिसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप अच्छे से चले, ठीक है, उसकी जो एंटरप्राइज है वो अच्छे से काम करे, इसके लिए एक एंटरप्रेन्योर में क्या अच्छी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। या फिर ऐसा बोल सकता है ना कि आपके आसपास देखो मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो उसमें एक एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। तो आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखनी होती है उसमें, और वो कुछ नहीं पूछ रहा है। इसका देखो आपका एक क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्ज़ाम में। मैं जब एग्ज़ाम पेपर आपको क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी ना, जब किसी वीडियो में क्वेश्चन पेपर अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं आपको वो वाला क्वेश्चन दिखाऊंगी, उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही पूछ रहा है, लेकिन उसने पूछा इस तरीके से कि समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। और मैं तो कहूँगी देखो आप ये साथ साथ जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इनको नोट करते हुए चलो, आपको याद हो जाएगा। और नहीं तो आप वीडियो को ना 2-3 बार सुन लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। और रही बात ये PDF अगर आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से ले लेना, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे फर्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैलकुलेटेड रिस्क टेकर। मतलब जो एक एंटरप्रेन्योर है उसकी सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो रिस्क टेकिंग होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो रिस्क देख के पीछे हट जाए, पहले उसको रिस्क कैलकुलेट करना है कि कितना रिस्क हो सकता है, रिस्क ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, और फिर वो रिस्क बेयर करने के लिए रेडी हो, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। सेकेंड है आपका इनोवेटर। एक एंटरप्रेन्योर है वो, उसके अंदर देखो इनोवेशन होना चाहिए, ठीक है। कुछ नया इन्वेंट करने का उसके अंदर पैशन होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है। थर्ड है आपका ऑर्गेनाइज़र, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर को चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, ठीक है। कोई भी एंटरप्राइज हो, कोई भी फर्म हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारा काम होता है, ठीक है। तो उन सबको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। फोर्थ है आपका क्रिएटिव होना चाहिए, वो अलग अलग चीज़ों को बनाना आना चाहिए उसको, ठीक है। क्रिएटिव माइंडसेट होना चाहिए। फिफ्थ है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि जब तक कोई इंसान खुद में कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ठीक है। सिक्स्थ है आपका एक्शन ओरिएंटेड। मतलब यहाँ पे जो उसने प्लान सोचा है उसको काम भी करे, मतलब उसके ऊपर काम भी करे। ऐसा ना हो कि वो मतलब सिर्फ सोच ले। जैसे यहाँ पे मैंने बताया एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो कि कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ उसको प्लान नहीं करना है, उसको एक्शन में भी लाना है, जो भी उसने सोचा है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बिजनेस प्लानर। अच्छा एक बिजनेस प्लान बनाने का उसको तरीका होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस प्लान आप लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है। मतलब बिजनेस कौन सा सेटअप करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना पैसा लगेगा, कितना लेबर लगेगा, वो सारी चीज़ें एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाना आना चाहिए उसको, ठीक है।
नेक्स्ट आपका लीडरशिप क्वालिटीज़। लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं होंगी तो वो अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा और उनसे सही से काम नहीं करवा पाएगा, ठीक है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में। नेक्स्ट आपका डिसीज़न मेकर। डिसीज़न मेकिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई डिसीज़न लेना है उसे तो वो कल को जाके किसी और से पूछ रहा है मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। या फिर कोई डिसीज़न लेने में उसे बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको डिसीज़न लेना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका अवेंचर कैपिटलिस्ट। कैपिटल के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल कितना लगाना है, कैसे लगाना है, इक्विटी लेना है, डिबेंचर लेना है, क्या करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो कैपिटल से रिलेटेड उसको नॉलेज होनी चाहिए। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई एंटरप्रेन्योर्स की, ठीक है। इसके बाद पूछता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू एन एक्शन प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्रेन्योर ने, ठीक है, डिसाइड कर लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है या फिर ये सर्विसेज बनानी है, ठीक है। और उसके बाद वो अपनी जब एंटरप्राइज़ इस्टेब्लिश करना चाहता है, ठीक है, अपनी एंटरप्राइज़ को इस्टेब्लिश करने का जो उसका प्रोसेस होता है, ठीक है, अपनी खुद की एंटरप्राइज़ को सेटअप करने के लिए वो जो भी काम करता है, जो भी उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसे ही हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो बनता है ना, वो बोलता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फैक्टर्स भी कह सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप है जो आपकी एंटरप्राइज है उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। इंडिविजुअल फैक्टर्स जो खुद के उसके फैक्टर्स होते हैं एंटरप्रेन्योर के, ठीक है। उसके जो पर्सनल फैक्टर्स हैं वो भी अफेक्ट करेंगे एंटरप्राइज को, जाहिर सी बात है, एक एंटरप्रेन्योर है, उसकी एंटरप्राइज है तो अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड आता है आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स देखो मतलब खुद के फैक्टर तो अफेक्ट करेंगे, साथ में हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, ठीक है। जहाँ उसने एंटरप्राइज सेटअप करी है वहाँ का मतलब आसपास का सराउंडिंग कैसा है, ठीक है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिविजुअल फैक्टर्स की, तो उसमें देखो मैंने लिखा है एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज रिसोर्सेज। जो हमारे आसपास रिसोर्सेज हैं, एबिलिटी हो कि वो उनको आइडेंटिफाई कर पाए, रिसोर्सेज को पहचान पाए और उनको प्रॉपरली यूज़ कर पाए, ठीक है। ये एबिलिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर में, ठीक है। ये फैक्टर देखो आपका है। सेकंड है आपका परसीवरेंस। परसीवरेंस से यहाँ पे मतलब है कि पैशन होना चाहिए उस एंटरप्रेन्योर में, ठीक है। थर्ड है आपका क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए आपका एंटरप्रेन्योर। फोर्थ है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर होना चाहिए, नेचर होना चाहिए उसका। ऐसा ना हो कि वो कोई प्रॉब्लम देख के डर जाए। अगर वो कोई प्रॉब्लम देख के और उसका सोल्यूशन नहीं निकालता है, डर जाता है, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। और अगर उसका नेचर अच्छा हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ, तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना जानता होगा और वो किसी भी एंटरप्राइज़ की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर। रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना चाहिए, रिस्क देख के पीछे ना हटे, क्योंकि पता है बिना रिस्क के कोई प्रॉफिट नहीं होता। रिस्क जितना ज़्यादा होता है प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन देखो रिस्क ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए। रिस्क ऐसा हो कि आपको लॉस भी होना तो आप बियर कर पाओ एटलीस्ट, ठीक है। रिस्क शुड बी मॉडरेट, तो रिस्क लेना आना चाहिए उसको। अब अगर हम बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, वैसे देखो आपकी बुक में ना ये वाले फैक्टर्स बहुत सारे दिए हुए हैं, मैंने 5 ही लिखे हैं क्योंकि 5 इनफ है एग्ज़ाम में। आपको कौन सा पूरा एग्ज़ाम में यही लिखते रहना है बैठ के, ठीक है। बाकी 5 इसके फैक्टर्स है, ठीक है। तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे और ये वैसे भी पूरा 20 नंबर में नहीं पूछेगा, 10 नंबर में ही पूछेगा। इसके साथ में या तो एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ और भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये देखो सबसे फर्स्ट है कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर। जो आपका जहाँ पे भी आपने एंटरप्राइज सेटअप करी है ना, वहाँ के आसपास का एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटरप्रेन्योरियल कल्चर। आपका जो कल्चर है वो एंटरप्रेन्योरियल होना चाहिए, ठीक है। मतलब वहाँ पे आपका जो कल्चर है वो सपोर्ट करता हो एंटरप्रेन्योरशिप को, ठीक है। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अगेंस्ट में हो और वहाँ पे चीज़ें प्रॉपर ना हो, ठीक है, प्रॉपर रिसोर्सेज ना हो, प्रॉपर लोगों को इतनी ज़्यादा नॉलेज ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कल्चर अच्छा होना चाहिए आपके यहाँ। थर्ड है आपका पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, तभी एक एंटरप्राइज अच्छे से ग्रो कर पाएगी, ठीक है। पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट्स यहाँ पे देखो मतलब है कि यहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती हैं, लीगल जो आपके एक्ट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है, वो सारे मतलब इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना हो किसी भी बिज़नेस पे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टैक्स भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखो
कहीं बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है बिज़नेस में, तो वहाँ पे कौन अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहेगा? कोई भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी बहुत ही बैकवर्ड है, बहुत बैकवर्ड एरिया में आप चले गए हो कोई अपना एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करने, तो वहाँ पे तो काम ही नहीं चल पाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, ठीक है। तो प्रॉपर वहाँ पे नेट नहीं होगा, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, प्रॉपर मशीन्स नहीं होंगी, ठीक है, तो कैसे काम चलेगा? इसलिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए। इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होने से मतलब है वहाँ आसपास रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ऐसा ही ना हो कि बिल्कुल ही आप कहीं रेगिस्तान में चले गए हो इट्स अपनी एंटरप्राइज को इस्टेब्लिश करने के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस यहाँ पे देखो, सोसाइटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जहाँ पे भी आप अपनी एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हो वहाँ की जो सोसाइटी है वो कैसी है उस पर भी आपका डिपेंड करता है, ठीक है। वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपकी एंटरप्रेन्योरशिप को। तो ये तो हो गया आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन पूछता है डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें देखो कई सारे दे रखे हैं आपकी बुक में, लेकिन मोस्टली ना 2-3 टॉपिक्स पे ही इसमें से शॉर्ट नोट दिया जाता है। या तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पे देगा, या तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे देगा, या तो फिर आपका एक टेक्नोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप पे दे देगा, ठीक है। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के कई बार कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लेता है, तो वो तो आप खुद से बना के लिख सकते हो, ठीक है। और इम्पोर्टेंस पूछ लेगा तो वो भी बताओगे कि डेवलपमेंट में हेल्प करता है या फिर स्टेबिलिटी ग्रोथ जो है वो स्टेबल होती है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, खुद से बना के आप लोग लिख सकते हो, 3rd ईयर में आ गए हो, ठीक है। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप देखो क्या होती है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है जहाँ पे जो आप अपनी एंटरप्राइज है वो रूरल एरिया में सेटअप करते हो और वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हो, ठीक है, अपनी एंटरप्राइज में, ठीक है। और उन लोकल रिसोर्सेज से यूज़ करके हैंडीक्राफ्ट वगैरह प्रोडक्ट्स बनाते हो, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड वगैरह हो गया, आर्टिक्राफ्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप बनाते हो। और सर्विसेज देखो किस टाइप के प्रोवाइड करते हो। जैसे जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, उनको लेबर चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा लेबर रहते हैं, तो वहाँ से आप वो लेबर्स को ले जाके बड़ी बड़ी कंपनीज़ को प्रोवाइड करवाते हो। कंपनी को भी फ़ायदा हो जाता है, लेबर मिल जाते हैं, और लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है, उनको देखो जॉब्स मिल जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये होती है आपकी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद अगर देखो तो आता है आपका वुमन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमन एंटरप्रेन्योरशिप देखो वो एंटरप्रेन्योरशिप होती है जहाँ पे जो एंटरप्राइज़ है ना उसकी ओनर 51% मेल के पास हो, ठीक है। उसकी ओनरशिप जो है वुमन एंटरप्राइज़ की, किसी भी एंटरप्राइज़ की अगर ओनरशिप 51% वुमेन के पास है, ठीक है, और उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिनिमम 51% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फीमेल्स है, वुमेन्स है, ठीक है, तो वो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप होगी, ठीक है। 2 ही कंडीशंस हैं, ओनरशिप 51% वुमेन्स के पास होनी चाहिए और 51% ही एम्प्लॉयज़ वहाँ पे वुमेन्स होनी चाहिए, तब हम उसको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बोलेंगे। सीधा सीधा मतलब है, ठीक है, इसका। और ये काफ़ी ज़्यादा देखो हेल्प करता है वुमेन के डेवलपमेंट में, उनको जॉब्स मिलती हैं, थोड़ा सा फ्रीडम भी मिलता है, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, खुद से आप बना के लिख लेना कि ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और देखो आता है आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप देखो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एंटरप्राइजेस होती हैं, वो अपने प्रॉफिट से पहले सोसाइटी के बारे में सोचती हैं, ठीक है। ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए एंटरप्रेन्योरशिप करी जाती है। इसमें एंटरप्राइजेस जो हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सेटअप करी जाती हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आता है आपका कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप देखो कल्चर से रिलेटेड होती है, नाम से क्लियर हो रहा है यहाँ पे। इसमें जो एंटरप्राइजेस होती है ना उनका इनकम का, रेवेन्यू का जो मेन सोर्स होता है वो कल्चरल एक्टिविटीज़ से होता है, ठीक है। कहीं देखो कोई कल्चरल इवेंट रखवा दिया उन्होंने, कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग कोई ड्रामा करवा दिया, कोई शो करवा दिया, ठीक है, या फिर कोई एग्जीबिशन लगवा दी, वहाँ से जो टिकट्स के पैसे आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई कल्चर से रिलेटेड कोई फंक्शन करवा रहे हैं, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो कल्चरल इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप। और यहाँ पे देखो कल्चर को प्रमोट भी किया जाता है ताकि अलग लोगों के कल्चर के बारे में बाकी सभी लोगों को पता चल पाए और वो लोग उनके कल्चर के बारे में जान पाए, ठीक है। इसके बाद देखो आता है आपका
टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप देखो नाम से क्लियर हो रहा है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो लोगों की प्रॉब्लम्स है ना उनके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। जो एग्जिस्टिंग काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में, ठीक है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उनके अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं और उससे फिर ये लोग अपनी इनकम जनरेट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। इसके बाद देखो जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो बिज़नेस आइडिया से पूछा जाता है। और बिज़नेस आइडिया से देखो आपको यही पूछेगा कि बिज़नेस आइडिया के सोर्सेज बताओ, कि बिज़नेस आइडिया, बिज़नेस का मतलब आइडिया लोगों को कहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या सोर्सेज हैं जहाँ से आपको एक बिज़नेस स्टार्ट करने का आइडिया मिल सकता है, ठीक है, या कुछ नया प्रोडक्ट या फिर कोई भी नई सर्विस लाने का आपको आइडिया मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल सोर्सेज से आपको आइडिया मिल सकता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से आपको आइडिया मिल सकता है। इंटरनल सोर्सेज में आपको सबसे पहले आता है हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट, ठीक है। हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में देखो किसी पर्सन की खुद की बहुत सारी हॉबीज़ होती हैं, ठीक है, बहुत सारा इंटरेस्ट होता है। कुछ लोगों को सिंगिंग में इंटरेस्ट है, डांसिंग में इंटरेस्ट है, या फिर अलग अलग चीज़ों की देखो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है, हॉबीज़ होती हैं, ठीक है। तो कई लोग अपने हॉबी को, अपने इंटरेस्ट को ना लेके और फिर कोई बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है जो काम करना। जाहिर सी बात है आपको जो काम करना पसंद है आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो अपनी हॉबीज़ से और इंटरेस्ट से उन लोगों को कई बार बिज़नेस करने का आइडिया मिल जाता है। तो एक सोर्स आपका ये होता है। सेकंड आता है आपका इंटरप्रेन्योरशिप देखो क्या होता है, कई बार जो कंपनीज़ होती हैं ना वो अपने एम्प्लॉयज़ से पूछती हैं कि आपके पास कोई अच्छा बिज़नेस आइडिया है क्या, कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हो जिस पे हम कोई नया प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज बना सके, ठीक है। तो वो अपनी कंपनी के अंदर ही अपने एम्प्लॉयज़ से बात कर रही होती हैं, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय ऐसा कंपनी के अंदर से ही ऐसा आइडिया देता है कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने का कि हाँ हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योरशिप भी एक आइडिया मिल जाता है यहाँ से भी आपको बिज़नेस स्टार्ट करने का, ठीक है। थर्ड आता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लास्ट में आप देखो रिसर्च और डेवलपमेंट से पता कर सकते हो कि हमें कैसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, आपको एक आइडिया मिल सकता है, ठीक है, कि आपकी जो कंज्यूमर्स हैं, आपके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे ऑडियंस क्या चाहती है, वहाँ की जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट आपके कस्टमर हैं, ठीक है, वो कैसा प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहे हैं या फिर क्या चीज़ की डिमांड है मार्केट में, ठीक है। तो उस पर रिसर्च वगैरह करके आप लोगों को बिज़नेस आइडिया मिल सकता है। तो ये तो हो गए आपके इंटरनल सोर्सेज, ठीक है। सेकंड आता है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में देखो क्या होता है ना, यहाँ पे नीड रिकॉग्निशन ऑफ कस्टमर। सबसे फर्स्ट कस्टमर्स को क्या चाहिए, ठीक है, ये इससे आपको एक बिज़नेस आइडिया मिलता है, ठीक है। कस्टमर जैसा कुछ प्रोडक्ट चाह रहा है वैसा आप प्रोडक्ट बना देते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब आपके यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है कोई भी मार्केट में या कोई भी सर्विस है, ठीक है, उसमें कुछ नया ऐड करके जो कि पहले किसी ने ना किया हो ऐसा कुछ भी आपने नया ऐड कर दिया और फिर उसी प्रोडक्ट को आप मार्केट में ले आते हो, ठीक है। यहाँ पे ये एक बिज़नेस आइडिया मिल जाता है आपको यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ठीक है, वहाँ से अगर आपको भी कई बार कोई आइडिया मिल जाता है, ठीक है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो भी कई बार आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड जर्नल या फिर मैगजीन या फिर न्यूज़पेपर में से आपको आइडिया मिल जाता है, ठीक है। कई बार आप अचानक से देखते हो आप कुछ रीड कर रहे हो कहीं पे मैगजीन में या फिर किसी आर्टिकल में या फिर किसी भी न्यूज़पेपर में, टीवी वगैरह में आप कुछ देख रहे हो, कोई ऐड देख रहे हो, ठीक है, और वहाँ से आपको अचानक से कोई आइडिया मिल जाता है बिज़नेस स्टार्ट करने का, ठीक है। तो ये एक सोर्स हो सकता है आपका। नेक्स्ट हो सकता है आपका ट्रेड फेयर या फिर एग्जीबिशन। आप किसी भी ट्रेड फेयर में जाते हो या फिर कहीं एग्जीबिशन लगी हुई है वहाँ जाते हो और वहाँ इतने सारे लोगों से मिलते हो, इतनी सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है, और वहाँ से भी आपको कोई आइडिया मिल सकता है बिज़नेस स्टार्ट करने का, ठीक है। तो एक सोर्स ये हो गया आपका। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स। कई बार देखो गवर्नमेंट स्कीम्स लाती रहती है, ठीक है, नए नए छोटे छोटे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए या फिर और भी लोगों को फ़ायदा करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट कई बार स्कीम्स लाते रहती है, पॉलिसीज़ लाते रहती है, उनको देख के भी आपको आइडिया मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक सोर्स हो गया बिज़नेस आइडिया का, ठीक है। तो ये आपके सारे इंटरनल सोर्सेज हैं, ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं बिज़नेस आइडियाज़ के। इनको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखोगे। इसके बाद देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है, कि जब कोई नया प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे होते हैं तो उसके क्या स्टेजेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 स्टेजेस होते हैं।
तो सबसे फर्स्ट देखो आइडिया जनरेशन। सबसे पहले तो आपको आइडिया जनरेट करना होता है कि आप कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, ठीक है। किसी भी नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास आइडिया तो होना चाहिए ना कि आप क्या बनाना चाह रहे हो और कैसे बनाओगे, ठीक है। सेकंड आता है आपका आइडिया स्क्रीनिंग। अब एक बार आपने सोच लिया कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है या फिर ये सर्विसेज लोगों को देनी है, ठीक है। सॉरी, सर्विसेज की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, प्रोडक्ट की बात है सिर्फ। आपने सोच लिया कि मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके बाद अब आप सारी चीज़ें देखते हो कि वो प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आएगा, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है, कैसे बनेगा, कितने लोग चाहिए या फिर कितना कैपिटल चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप आइडिया स्क्रीनिंग में करते हो। इसके बाद देखो जो आपकी थर्ड स्टेज आती है वो होती है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। यहाँ पे आप पूरा उसका एक कॉन्सेप्ट रेडी करते हो, एक तरीके से कह सकते हो एक ब्लूप्रिंट रेडी करते हो, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और फिर उसकी टेस्टिंग करते हो कि ये सही से चल पाएगा भी कि नहीं, ये ब्लूप्रिंट सही है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में देखो आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे जाते हो। अब आपने सोच लिया सब कुछ, मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है, पूरा ब्लूप्रिंट रेडी कर लिया, ठीक है। और वहाँ पे आपने पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया है कि हाँ ये ऐसा प्रोडक्ट होगा, इसमें इतनी चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद आप जाते हो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे कि यहाँ पे हमें उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। अब देखो आपने कोई नया प्रोडक्ट बना लिया सपोज करो, ठीक है, और लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है, तो फिर वो कैसे परचेज़ करेंगे उस प्रोडक्ट को। तो इसलिए आपको पहले उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप मार्केटिंग, आपके पता है 4 Ps होते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखते हो, प्राइस देखते हो, प्रमोशन देखते हो, चैनल देखते हो, ठीक है, कि आपको कितना प्राइस खर्च करना है मार्केटिंग पे, कौन से प्रमोशनल टूल्स यूज़ करने हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करवाना है, पैम्पलेट्स छपवाने हैं या फिर न्यूज़पेपर में डलवाना है, ठीक है। मार्केटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखते हो, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी फिफ्थ स्टेज। फिफ्थ स्टेज में देखो टेक्निकल एंड मार्केटिंग डेवलपमेंट। यहाँ पे आप टेक्निकली चेक करते हो कोई एरर्स तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। मार्केटिंग डेवलपमेंट यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें देखते हो, टेक्निकली आपको कैसे मार्केटिंग करनी है, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सिक्स्थ वाला जो आपका स्टेज आता है, वहाँ पे टेस्ट मार्केटिंग एंड वैलिडेशन। यहाँ पे देखो टेस्ट मार्केटिंग करते हो आप लोग। यहाँ पे अपने आसपास के लोगों को सिलेक्ट करके और उनको अपना प्रोडक्ट देते हो टेस्ट करने के लिए कि प्रोडक्ट आपने जो भी बनाया वो सही है तो सही है या नहीं, लोगों को उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ठीक है। टेस्ट मार्केटिंग आप लोगों को पता ही है, ठीक है, क्या होती है। यहाँ पे हम लोगों को टेस्ट करने के लिए देते हैं, फ्री सैम्पल्स कई बार प्रोवाइड कराए जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, और फिर लोग उसको यूज़ करते हैं और फिर अपना रिव्यू देते हैं। वहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, और उसमें कोई इम्प्रूवमेंट करना है, कोई चेंजेस करने हैं, तो वो फिर आप लोग कर लेते हो। कमर्शलाइजेशन देखो आपकी लास्ट स्टेज होती है। यहाँ पे देखो आप डिसाइड करते हो कि प्रोडक्ट को कब मार्केट में लॉन्च करना है, बिग स्केल पे करना है, स्मॉल स्केल पे करना है या फिर मीडियम स्केल पे करना है, ठीक है। प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, कितने एरिया को टारगेट करना है, ठीक है। मोस्टली देखो जो बिजनेसेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि छोटे एरिया को टारगेट करते हैं, स्मॉल स्केल पे अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है। इसलिए वो लोग स्टार्टिंग में स्मॉल स्केल पे या फिर मीडियम स्केल पे अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका लास्ट स्टेज होता है कमर्शलाइजेशन। ये आपके न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेजेस हो गए, ठीक है, 7 स्टेजेस हो गए। समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो को स्टार्ट करके देख लेना, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च क्या होती है आपकी, देखो मार्केट रिसर्च नाम से क्लियर हो रहा है कि मार्केट की रिसर्च करना, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फॉर्मेशन अबाउट अ market, about a product or service to be offered for sale in the market, and about the past, present and potential customers for the product or service। मतलब अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ठीक है, एनालाइज करना, उसको गैदर करना, इंटरप्रेट करना, ठीक है, किसी भी मार्केट से रिलेटेड। मतलब अगर देखो आप कोई प्रोडक्ट है या फिर कोई भी सर्विस है, ठीक है, उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, ठीक है, ऑफ़र करना चाहते हो, तो आप उससे पहले जाके क्या करते हो, अपनी मार्केट में पता लगाते हो कि लोगों को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसी सर्विस चाहिए, कितने प्राइस तक चाहिए, ठीक है, क्या क्या उनकी नीड्स है। ये सारी चीज़ें आप जब जाके पता लगाते हो उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट रिसर्च, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जो अर्बन है और रूरल मार्केट रिसर्च है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है।
यहाँ पे मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रही हूँ दोनों के, क्योंकि देखो डिफरेंस एक बार बता दूँगी तो यहाँ से अगर आपको अर्बन मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछता है या फिर एडवांटेजेस पूछता है तो वो भी आप बना के लिख सकते हो, या फिर अगर देखो आपके रूरल मार्केट के यहाँ पे एडवांटेजेस पूछेगा या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो आप बना के लिख सकते हो। इसलिए मैं दोनों को यहाँ पे डिफरेंस करवा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंस देखिए, किसी भी अर्बन मार्केट में आप रिसर्च करने जाते हो और किसी भी रूरल मार्केट में आप रिसर्च करने जाते हो तो क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप अर्बन मार्केट में गए हो किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विस की रिसर्च के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ के देखो जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो वहाँ के लोग हैं, ठीक है, जो जिनसे आप डेटा कलेक्ट करने के लिए गए हो, ठीक है, वो लिटरेट रहते हैं, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे रहते हैं। आपको उनको ब्रांड अवेयरनेस होती है, ठीक है, जिस भी ब्रांड के बारे में पूछ लो उनको आधे से ज़्यादा ब्रांड के बारे में तो पता ही होता है, ठीक है। वो बता देंगे आपको कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करता था, मुझे ऐसा लगता है वैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता बुरा लगता है, ठीक है, जो भी चीज़ों की वो बता देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्ड है वो आपको एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से आप जाके बात करोगे तो वो बात कर लेगा, आपको रिस्पॉन्ड दे देगा, ठीक है। ये तो बात होगी आपकी अर्बन मार्केट की। नेक्स्ट अगर आप देखो रूरल मार्केट में जाओगे ना और वहाँ पे किसी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी सर्विस के बारे में आप डेटा कलेक्ट करना चाहते हो तो या तो देखो वहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, इतने लिटरेट नहीं होंगे, या तो बिल्कुल ही इलिटरेट होंगे या तो सेमी इलिटरेट होंगे, तो उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। और सेकेंड चीज़ यहाँ पे देखो उनको ब्रांड नॉलेज भी कम होती है। अगर किसी हाई फाई ब्रांड के बारे में उनसे पूछ लो तो उनको इतना नहीं पता होता, ठीक है। छोटे मोटे ब्रांड्स के बारे में वो लोग आपको बता सकते हैं कि हाँ उसका प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, बट इतने ज़्यादा बड़े ब्रांड्स की अगर आप बात करोगे उनसे तो उनको नहीं पता होता है, ठीक है। और फिर तीसरी चीज़ की वहाँ पे देखो अगर आप रिस्पांस किसी एक बंदे से लेने जाओगे ना तो वहाँ पे 10 लोग आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक बंदे को इतनी नॉलेज नहीं होती है। वो क्या करता है अपने आसपास वालों को बुला लेता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या पूछ रहा है, तुम लोग इसे बता दो क्या चीज़ के बारे में ये पूछने के लिए आया, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ग्रुप रिस्पॉन्स मिलता है और यहाँ पे अर्बन मार्केट में आपको इंडिविजुअली रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस ये आ गया अर्बन मार्केट रिसर्च में और रूरल मार्केट रिसर्च में, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखें तो वो आता है टाइम को लेकर। टाइम देखो यहाँ पे जो अर्बन मार्केट के लोग हैं वहाँ पे देखो वो रिस्पॉन्ड तो देना चाहते हैं, फीडबैक तो आपको देना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी सर्विस का। अगर आप फीडबैक मांगना चाहोगे ना तो अर्बन एरिया में जाओगे तो वो लोग तैयार होते हैं, ठीक है, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फीडबैक देने में, रिस्पॉन्ड करने में आप लोगों को। लेकिन यही है कि उनके पास टाइम का थोड़ा इशू होता है, 9 to 5 जॉब वाले बंदे होते हैं, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं होता है कि वो आपको एक डीपली एक्सप्लेन कर पाएँ। और वहीं अगर आप रूरल मार्केट में जाओ, ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो वो लोग थोड़ा मतलब हेजिटेट करते हैं। एक तो उनकी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, आप अर्बन एरिया से जाते हो आपकी लैंग्वेज थोड़ी अलग रहती है, उनको थोड़ी अलग रहती है और वहाँ पे फिर वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब हेजिटेट करते हैं। पहली चीज़ तो ये, फिर अगर वो मतलब बात करना शुरू भी करते हैं थोड़ा सा हेजिटेशन को साइड में रख के अगर वो आपको बताना शुरू करेंगे ना तो वो फिर आप जो जो उनसे पूछते जाओगे उनको जो जो चीज़ें पता होंगी वो सारी डिटेल में बताएंगे। वहाँ पे उनके पास ऐसा नहीं है कि 2 मिनट बात करके बोलेंगे मेरे को काम है मैं जा रहा हूँ मैं बिज़ी हूँ, ठीक है, ऐसा वो बहाना नहीं मारेंगे, ठीक है। टाइम का इतना ज़्यादा वहाँ पे इशू नहीं होता है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेजिटेट होते हैं, उसके बाद में एक बार अगर वो ओपन हो गए आपके साथ तो अच्छे से आप जो भी जानकारी वहाँ पे लेना चाहते हो वो अच्छे से आपको दे देंगे, ठीक है। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो वो देखो आती है आपकी एक्सेसिबिलिटी को लेके। एक्सेसिबिलिटी को लेके देखो अर्बन मार्केट की रिसर्च करना ना ईजी है, ठीक है, वहाँ पे ईजी टू एक्सेस है। और जो रूरल मार्केट है वहाँ पे रिसर्च कर पाना थोड़ा सा टफ है क्योंकि आपको जाना पड़ता है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और यहाँ पे लोग इतना ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते हैं, इतने ज़्यादा ऐप्स यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ का एक्सेस टफ है और यहाँ का एक्सेस आपका ईजी है, ठीक है। आप ऑनलाइन भी रिसर्च कर सकते हो अगर अर्बन एरिया में करना चाहो तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है ना वो आता है डेटा सोर्स को रिलेटेड, ठीक है। डेटा सोर्स आपको पता है प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, टर्शरी भी होता है, ठीक है। मतलब डेटा सोर्स, प्राइमरी डेटा सोर्स से क्या मतलब है कि आप जब पर्सनली जाके लोगों से किसी भी प्रोडक्ट किसी भी सर्विस के बारे में या किसी भी XYZ किसी भी चीज़ के बारे में जब पर्सनली जाके उनसे डेटा कलेक्ट करते हो ना उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा सोर्स। और सेकेंडरी डेटा सोर्स देखो क्या होता है जब आप मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, किसी एडवर्टाइजमेंट से, किसी सर्वे से, कहीं किसी वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, वो होता है आपका सेकेंडरी डेटा सोर्स जो कि पहले ही लोगों ने कलेक्ट करा हुआ है, सर्वे किया हुआ है, मैगजीन में छापा हुआ है और फिर आप वहाँ से लेते हो तो वो होता है आपका सेकेंडरी डेटा सोर्स। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी डेटा सोर्स में क्या होता है ना, यहाँ पे जो अर्बन मार्केट है वहाँ पे प्राइमरी डेटा सोर्स कलेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। आप जाके ऐसे एक एक बंदे का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो, लोगों के पास टाइम नहीं होता है इतना, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, कई बार तो आप पूछते रहोगे वो बताएंगे भी नहीं, चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में जाओ
तो वहाँ पे देखो आप जाके एक एक बंदे से पूरा डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। घर घर जाके आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और अगर हम सेकेंडरी डेटा सोर्स की बात करें, ठीक है, तो अर्बन एरिया में आपको सेकेंडरी डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन आपको कितनी सारी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ से डेटा मिल जाएगा। कहीं न्यूज़पेपर से मिल गया, कहीं किसी वीडियो से मिल गया, कहीं किसी ऐड से मिल गया, ठीक है। बहुत सारी जगहों से आपको सेकेंडरी डेटा तो मिल जाएगा अर्बन एरिया का। लेकिन रूरल एरिया का डेटा मिलना मुश्किल होता है। ये लोग इतना ज़्यादा अपडेट नहीं रहते, इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है इन लोगों के पास में। तो यहाँ पर आपको सेकेंडरी डेटा में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करना यहाँ पर मुश्किल है आपकी रूरल मार्केट में। और डेटा कलेक्शन की अगर हम बात करें कि किस तरीके का डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अर्बन मार्केट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो जो रिस्पोंडेंट है, मैंने पहले ही बताया लिटरेट होते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं। तो वो लोग आप उनसे रेटिंग मांगोगे। अगर जाके पूछते हो ना कि कोई भी प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ये पेन ले लूँ, ठीक है, और मैं जाके उनको बोलूँ कि आप इस पेन को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, तो वो बता देंगे भाई 4 दूंगा, 5 दूंगा, 8 दूंगा, 9 दूंगा, जितनी भी दूंगा, ठीक है। तो वो आपको रेटिंग दे देंगे। या फिर नंबर्स में कंफर्टेबल होते हैं वो लोग, टाइमलाइंस में कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। इस तरीके के वो डेटा आपको बता देंगे। लेकिन वहीं अगर आप रूरल मार्केट एरिया में जाते हो, ठीक है, और वहाँ पे रेटिंग बोलोगे कि आप इस पेन को कितनी रेटिंग देना चाहोगे, तो उनको पहले तो समझ नहीं आएगी रेटिंग होती क्या है, ठीक है। तो वो लोग क्या होते हैं ना, वो लोग कलर से, पिक्चर से और स्टोरीज़ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आप उनको कोई स्टोरी सुना के और उससे के बारे में पूछ लोगे ना, तो वो अच्छे से बता देंगे। तो ये आपका देखो डिफरेंस हो गया रूरल मार्केट रिसर्च में और अर्बन मार्केट रिसर्च में, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बिजनेस प्लान का। बिजनेस प्लान पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है कि बिजनेस प्लान क्या होता है, ठीक है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ बिज़नेस प्लान क्या होता है। देखो बिज़नेस प्लान आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिज़नेस के लिए प्लान बनाना, ठीक है, एक रोड मैप तैयार करना, जिससे कि हमें पता चल पाए कि हमारा जो बिज़नेस है वो फ्यूचर में कैसा चलेगा, ठीक है। और बिज़नेस प्लान हम किस लिए बनाते हैं, ताकि जो हमारा बिज़नेस है वो आगे अच्छा चले, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आगे चल के कितना रिस्क हो सकता है, तो उस रिस्क को कैसे मैनेज करना है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, कितने हमें गुड्स को स्टोर करके रखना है, कितना हमें गोल्स को अचीव करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें रेडी करना, उसका पूरा एक प्रॉपर प्लान बनाना कि अपने बिज़नेस को हम कैसे मैनेज करें कि फ्यूचर में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले, हमारा बिज़नेस आगे जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बिज़नेस प्लान, ठीक है। और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ओरली बिज़नेस प्लान नहीं बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिबिलिटी एनालिसिस का। इस पर भी देखो शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है, ठीक है। मोस्टली तो शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है, कुछ और पूछ ले तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। तो शॉर्ट नोट के लिए फिजिबिलिटी एनालिसिस, लेकिन देखो होता क्या है, फिजिबिलिटी एनालिसिस का ये मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब ऐसे सोचना कि कोई चीज़ आगे सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, ठीक है। हमारा जो बिज़नेस है वो आगे अच्छे से चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वो हमारा होता है फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि एनालाइज कर पाना कोई भी चीज़ आगे कितनी आसानी से, कितनी कन्वीनियंटली काम करेगी, ठीक है। हमारा जो बिज़नेस प्लान है, जो भी हमारी बिज़नेस है, एंटरप्राइज़ है, ठीक है, वो आगे अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी, कितना स्मूथली चलेगी, उसको एनालाइज करना फिजिबिलिटी एनालाइज होता है, ठीक है ना। और ये देखो कई टाइप्स का होता है आपका। सबसे फर्स्ट आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल feasibility involves the evaluation of hardware, software and other technical requirements of the proposed system, ठीक है। मतलब जो भी आपका प्रोजेक्ट है या फिर कोई आपने नया प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करा है, ठीक है, या फिर कोई भी आपका प्रोडक्ट पहले से है या फिर आपका बिजनेस है, ठीक है, उसमें जो भी टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत है, कोई हार्डवेयर की ज़रूरत है, कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, ठीक है, तो उसको एनालाइज करना कि मतलब आपकी जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी है कि नहीं है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं करने हैं, कुछ नया तो नहीं ऐड करना है, ठीक है। तो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, टेक्निकल चीज़ों से रिलेटेड जब आप एनालाइज करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो नेक्स्ट आता है आपका मार्केट फिजिबिलिटी। मार्केट फिजिबिलिटी कैन बी टेस्टेड बाय एनालाइजिंग इंडस्ट्री डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, पोटेंशियल मार्केट, कस्टमर सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग मेथड्स, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपटीशन। मतलब मार्केट फिजिबिलिटी देखो हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं अपनी जो मार्केट है उसमें किस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, किसी सर्विस की डिमांड कितनी है,
उसको चेक करके आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है अभी हाल फिलहाल में, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसको चेक करके आपकी पोटेंशियल मार्केट कैसी है, ठीक है, कस्टमर क्या चाह रहा है, आपको प्राइसिंग कैसे रखनी है, प्रॉफिट कितना निकालना है, कैसे निकलेगा, कंपटीशन कितना है मार्केट में, ठीक है, अलग अलग मार्केटिंग कौन सी स्ट्रैटेजीज आप अपनाओगे, ठीक है। तो उन सबको यहाँ पे एनालाइज करना होता है आपका मार्केट फिजिबिलिटी। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस नाम से क्लियर हो रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड है, ठीक है। आपके प्रोजेक्ट में कितना आपको खर्चा लगेगा, कितना बजट है आपके पास, उसमें से कितना एक्सपेंस होएगा, कितना इनकम होएगी आपकी। फाइनेंस से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे डिटरमाइन करना आपका, उनको स्टेबल रखना है, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में चल के बहुत ज़्यादा फाइनेंस की शॉर्टेज ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपका होता है फाइनेंशियल एनालिसिस। इसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंटल एनालिसिस में आप अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हो, ठीक है, कि आपके जो कंपनी के एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, आपके आसपास के फैक्टर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स ही बोलोगे आप लोग, ठीक है, उसको एनालाइज करना कि आपके आसपास कैसे चल रहा है, कॉस्ट कितनी रखी हुई है बाकी कॉम्पिटिटर्स ने अपनी, ठीक है, आपका सेल्स कैसा चल रहा है, मार्केट कैसी है, सोशल कंडीशंस कैसी है, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, ठीक है, वहाँ के लीगल फैक्टर्स कैसे हैं, इन सबको एनालाइज करना आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके फीजिबिलिटी हो गए। वैसे तो पूछेगा कि प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, तो वही मतलब कि किसी चीज़ को आगे सक्सेसफुल होने के लिए कितना इजी होगा या फिर कितनी डिफ़िकल्टीज आएंगी, कोई चीज़ आगे अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं फीजिबिलिटी, ठीक है। मतलब कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है, बिजनेस है, कोई भी प्लान है, वो आगे अच्छा काम करेगा कि नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे फीजिबिलिटी, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन शॉर्ट नोट पूछेगा, कई बार देखो टेक्निकल फीजिबिलिटी का आपका पूछ लेता है, और नहीं तो कई बार देखो आपका मार्केट फीजिबिलिटी पूछता है, ठीक है। बाकी ये दोनों कभी कभी पूछते हैं, फाइनेंशियल और एनवायरमेंटल, मैंने आपको चारों बता दिए। इनमें से किसी भी पे पूछेगा तो आपको शॉर्ट नोट ही लिखना होगा, आप आराम से लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो आपके 2-3 टॉपिक्स और रह गए हैं जो कि मैंने अभी नहीं बताए, वो बताती हूँ। इसके बाद देखो आपका क्वेश्चन आता है स्टार्टअप का, ठीक है। स्टार्टअप क्या होता है? स्टार्टअप आप लोगों को पता है, एन इनोवेटिव फर्म दैट डेवलप्स और ऑफर्स इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस और सर्विसेज, ठीक है। कोई भी ऐसी फर्म जो कि ऑफ़र करती हो कोई भी इनोवेटिव प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस, ठीक है। स्टार्टअप आप लोगों को पता ही है कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स आजकल काफ़ी सारे दिखने को मिलते हैं। हमारे गाँव के एरिया से काफ़ी ज़्यादा देखो चीज़ें देखने को मिलती हैं, नए नए कुछ लोग वो लोग इन्वेंट करते रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज जब कोई फर्म ऑफ़र करती है ना, वो लोग हमारा उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप, ठीक है। अब इसी में देखो टर्म आती है इनक्यूबेटर्स। क्या होता है इनक्यूबेटर्स? देखो क्या होता है, ऐसी इंस्टीट्यूशंस होती हैं ना जो कि स्टार्टअप्स को, जो कि एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करती हैं उनका बिज़नेस अच्छे से चलने में, ठीक है। जब किसी भी एंटरप्रेन्योर ने, ठीक है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करा, तो जो स्टार्टिंग स्टेज होती है, जो इनिशियल स्टेज होती है, वहाँ पे उसके पास इतने ज़्यादा पैसा नहीं होता है, ठीक है, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो ये जो इनक्यूबेटर्स होते हैं, जो ये इंस्टीट्यूशंस होती हैं ना, ये वहाँ पे उस टाइम पे हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर्स को। हेल्प कैसे करती है? ठीक है, उनको देखो वर्क स्पेस प्रोवाइड करवा देती है, या फिर कोई लैब फैसिलिटीज़ है सस्ते में प्रोवाइड करवा देती है, मेंटरिंग फैसिलिटीज़ है, या फिर लीगल एडवाइस चाहिए होती है एंटरप्रेन्योर्स को, तो वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशंस वो होती हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को उनके बिज़नेस में जो इनिशियल स्टेज पे अलग अलग फैसिलिटीज़, अलग अलग सपोर्ट ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और वो सपोर्ट किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, आपका लीगल फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, किसी भी तरीके की लैब फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, वर्किंग स्पेस हो सकता है, ठीक है। इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनक्यूबेटर्स, ठीक है। अब इसके बाद देखो स्टार्टअप से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि एक स्टार्टअप कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करता है, इंडिया में स्टार्टअप्स क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखो कौन कौन से चैलेंजेस यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं हमारे यहाँ स्टार्टअप्स को। सबसे फर्स्ट है आपका लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। स्टार्टअप जब कोई बंदा देखो कुछ भी नया स्टार्ट कर रहा है, उसके पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं, इतने ज़्यादा उसके पास पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। फाइनेंशियली यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है, अगर मैं ही अभी कुछ देखो स्टार्ट करूँगी तो मेरे पास भी इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं कि मैं प्रॉपर अपना फाइनेंस मैनेज कर सकूँ, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे देखो जो चैलेंज देखने को मिलता है पुअर रिवेन्यू जनरेशन।
जब आप स्टार्टिंग में देखो कोई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, तो वहाँ पे रिवेन्यू तो आप एक्सपेक्ट करो ही, मतलब पहले आपने जितना इन्वेस्ट करा है वो खर्चा निकल जाए ना, वही बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवेन्यू जनरेशन है वो काफ़ी पुअर होता है। जैसे देखो मुझे देखो मैंने अभी अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट करा है, ठीक है, यहीं पास में। तो अभी मैं स्टार्टिंग में ही बिल्कुल रिवेन्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। भाई मैंने कुछ भी नया स्टार्ट करा है तो वहाँ पे टाइम लगेगा, मेरे कोचिंग सेंटर के बारे में लोगों को पता चलेगा, वो लोग आएंगे, एडमिशन कराएंगे, और कई बच्चे देखो आते हैं, डेमो लेते हैं, चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा रेंट निकल जाए, मेरा बिल निकल जाए, ठीक है, मतलब जो मेरे खर्चे हैं पहले वही निकल जाए, वही बहुत है। रिवेन्यू तो मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे देखो चैलेंज आपका देखने को मिलता है स्टार्टअप में, लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल। देखो पर्सनल यहाँ पे आपको पता है पर्सन की बात करी जा रही है, किसी भी स्टार्टअप का जो पर्सनल है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे देखो स्किल्स की कमी होती है। जब स्टार्टअप उसने स्टार्ट करा है, जाहिर सी बात है उसके पास इतना फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। और वो एक बंदे में कितनी ही स्किल्स हो सकती हैं, कितना ही टैलेंट हो सकता है, ठीक है। कोई भी बंदा देखो कोई एक काम अच्छे से कर सकता है, 2 काम अच्छे से कर सकता है, सारे काम तो वो अच्छे से नहीं कर सकता है ना। तो यहाँ पे स्किल की कमी होती है, ठीक है। और जो वो देखो लोगों को हायर करेगा तो उसके पास अभी इतना पैसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा देखे बिल्कुल स्किल लोगों को हायर करे, ठीक है। तो यहाँ पे स्किल की कमी देखने को मिलती है, ठीक है। फोर्थ यहाँ पे देखो जो चैलेंज फेस करना पड़ता है स्टार्टअप्स को, वो है इनइफेक्टिव मार्केटिंग प्लान। अभी उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट करा है, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है मार्केटिंग के बारे में। और अगर नॉलेज है भी तो देखो आप एक बार कोई चीज़ करते हो ना, तो पहली बार में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, आपको इतना ज़्यादा नहीं आता है, करते करते ही इंसान को सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में उनका जो मार्केटिंग प्लान होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं होता है, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, और पहली चीज़। और दूसरी चीज़ तो ये कि स्टार्टिंग में कोई कितना ही अच्छा कर सकता है, धीरे धीरे करते करते चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा नहीं होता है, और पैसों से भी आपको पता है मार्केटिंग रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ एक चैलेंजेस ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। लास्ट आपका जो चैलेंज देखने को मिलता है स्टार्टअप में, वो है लैक ऑफ मेंटरशिप। मेंटरशिप का काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ देखने को मिलता है। मेंटरशिप मतलब जो आपको गाइड करे, ठीक है, आपने कुछ भी स्टार्ट करा है, कुछ भी नया कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसके बारे में कोई ऐसा बंदा आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकता है जो वो काम कर रहा हो, या फिर जो वो काम काफ़ी अच्छे से कर चुका हो, ठीक है। अगर कोई ऐसा बंदा होगा तभी तो वो आपको गाइड करेगा ना। अब जिसको खुद कुछ नहीं पता वो आपको क्या बताएगा, उससे तो एडवाइस लेना बिल्कुल ही बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटरशिप का काफ़ी ज़्यादा लैक ऑफ मेंटरशिप देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपके चैलेंजेस हो गए जो कि एक स्टार्टअप फेस करता है इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में स्टार्टअप्स कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है मीजर्स टू सपोर्ट स्टार्टअप। जो चैलेंजेस बताए हैं इन्हीं का जस्ट अपोजिट, ठीक है। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा स्टार्टअप क्या होता है, कौन कौन से चैलेंजेस एक स्टार्टअप फेस करता है, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि स्टार्टअप क्या होता है, और स्टार्टअप को इम्प्रूव करने के लिए या फिर स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए हम कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो जो चैलेंजेस एक स्टार्टअप फेस कर रहा है ना, उन्हीं चैलेंजेस को हम रिड्यूस कर दें, उन्हीं चैलेंजेस को हम बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दें, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसी भी स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है, ठीक है। सबसे फर्स्ट है प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। हम स्टार्टअप को इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उनकी। सेकेंड है फाइनेंशियल असिस्टेंस, हम फाइनेंस में उनकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, तब उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थर्ड है मेंटरिंग सपोर्ट। यहीं पे मैंने बताया कि लैक ऑफ मेंटरशिप होती है, तो उनको अगर हम मेंटरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करें तो स्टार्टअप काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटिंग सपोर्ट। रेगुलेटरी सपोर्ट भी हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं। और लास्ट में आता है आपका प्रोवाइडिंग बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज। बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज देखो मैंने यहाँ पे ये बताई थी ना आपको कि जो इंक्यूबेटर्स होते हैं वो अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को, तो वो वाली सर्विसेज हम स्टार्टअप्स को प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे उनका बिज़नेस अच्छा चलेगा और हम स्टार्टअप को अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये सारे आपके देखो मीजर्स होते हैं किसी भी स्टार्टअप को सपोर्ट करने के, ठीक है। इसके बाद देखो आपका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में पूछेगा, ठीक है। या फिर देखो जो आपके नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। तो देखो अगर हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की बात करें, जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनकी बात करें, तो ये देखो आपके 4 टाइप पे डिवाइड करे गए हैं, ठीक है। ड्यूरेशन के बेसिस पे, ओनरशिप के बेसिस पे, सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे, और लास्ट में आपका अदर सोर्सेज।
ड्यूरेशन के बेसिस पे अगर देखो आप देखोगे तो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। मतलब जो आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या होते हैं आप लोगों को 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, पता ही है, ठीक है। फिर भी बता देती हूँ, शॉर्ट टर्म में आपके देखो बैंक्स हो गए, कमर्शियल पेपर्स वगैरह हो गए। मीडियम टर्म्स में देखो आपके पब्लिक डिपॉजिट से पैसा ले सकते हैं, फाइनेंस ले सकते हैं, ठीक है। या फिर लीज फाइनेंसिंग कर सकते हैं। लीज फाइनेंसिंग आप लोगों ने लास्ट ईयर में पढ़ा होगा, नहीं फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। और लॉन्ग टर्म में देखो आपका शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। शेयर्स डिबेंचर्स से आप लोग फंड रेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ड्यूरेशन के बेसिस पे 3 टाइप के सोर्सेज हो गए फाइनेंस के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें ओनरशिप के बेसिस पे, देखो ओनरशिप के बेसिस पे 2 तरीके से आप पैसा ले सकते हो, ठीक है। फाइनेंस अपना ले सकते हो, फंड रेज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट आपका ओनर्स फंड, सेकेंड हो गया आपका बोरोड फंड, ठीक है। ओनर्स फंड मतलब आपका खुद का पैसा, ठीक है, जो ओनर्स हैं उनका खुद का पैसा, इक्विटी शेयर्स। और बोरोड फंड में आप पैसा उधार लेते हो, आप लोगों को पता ही है, डिबेंचर्स वगैरह से फंड रेज करते हो, ठीक है। तो ओनरशिप के बेसिस पे ये दोनों टाइप के आपके सोर्सेज हो गए। थर्ड अगर हम बात करें तो सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे क्या सोर्सेज हो सकते हैं आपके फाइनेंस के। इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, 2 टाइप्स के हैं ये भी, ठीक है। इंटरनल में आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है। और एक्सटर्नल में अगर हम बात करें तो लोन हो सकता है, फैक्टरिंग हो सकता है, या फिर डिबेंचर्स हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज यहाँ से आप फंड रेज कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट में आ गया आपके अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में देखो आप और कहीं जगह से पैसा ले लेते हो, अपने किसी फ्रेंड से ले लिया, कहीं से कुछ कर लिया, क्राउड फंडिंग कर लिया आपने, डेफर्ड इनकम से ले लिया, या फिर वेंचर कैपिटलिज्म से ले लिया, ठीक है। तो ये आपके अदर सोर्सेज हो गए फाइनेंस के, ठीक है। एक बार इसको अच्छे से एग्ज़ाम में आएगा अगर ये क्वेश्चन की सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बताओ, ठीक है, तो प्रॉपर चार्ट बना के लिख देना और उसके बाद में ना एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना, तो काफ़ी अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और इसका क्वेश्चन मोस्टली पूछा ही जाता है, या तो देखो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, या तो फिर नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्वेश्चन पूछेगा, या तो देखो दोनों का ही पार्ट में पूछ सकता है, पार्ट ए पार्ट बी करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। अब देखो नेक्स्ट आपका नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो आप सभी को पता है कि पैसे से रिलेटेड है, ठीक है, मतलब जो आपके पैसों से रिसोर्सेज मिलते हैं। नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पे पैसे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे फाइनेंस की बात नहीं करी जा रही है। तो ये आपके होते हैं देखो 3 टाइप के, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, मेंटरिंग रिसोर्सेज होते हैं, अदर नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज देखो वो रिसोर्सेज होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो देखो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो ह्यूमन्स हैं, तो वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं आपके। देखो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कोई मशीनरी हो गई, कोई रॉ मटेरियल हो गया, कुछ भी हो गया, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखो खुद से तो काम नहीं कर सकते ना, उनको चलाने के लिए आपको ह्यूमंस की नीड है। नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पे काम आते हैं। जो आपका ह्यूमन रिसोर्स होता है वो यहाँ पे काम आता है आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है। सेकंड आता है आपका मेंटर्स देखो मैंने अभी आपको बताया, ऐसा पर्सन जिसको उस इंडस्ट्री की पर्टिकुलर इंडस्ट्री की नॉलेज हो, अच्छे से मार्केटिंग के बारे में पता हो, ऑपरेशंस के बारे में पता हो, टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में पता हो, ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज करते हैं, सारी चीज़ें उसको पता हो और वो आपको गाइड कर सके, ठीक है। तो मेंटरिंग रिसोर्सेज एक बहुत अच्छा मतलब होता है और बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एंटरप्राइज़ में, किसी भी ऑर्गेनाइज में। जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी आप वो एंटरप्राइज़ अच्छे से रन नहीं कर सकते हो, आपको जब तक सही से नहीं पता होगा, ठीक है। और लास्ट आता है आपका अदर रिसोर्सेज, ठीक है। अदर रिसोर्सेज में आपका एक्सेस टू इंडस्ट्री इवेंट्स, कोई आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड इवेंट करवाए जा रहे हैं तो वहाँ का एक्सेस होना चाहिए आपके पास, आप वहाँ जा सको, वहाँ से कुछ सीख सको, ठीक है। नॉलेज रिसोर्सेज होने चाहिए आपके पास, नॉलेज होनी चाहिए जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड, ठीक है। इमोशनल रिसोर्सेज मतलब इमोशनली आप लोग स्ट्रांग हो, मेंटली आप लोग स्ट्रांग हो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बंदा इमोशनली बहुत वीक है, मेंटली बहुत वीक है, तो उसके लिए डिसीजंस ले पाना, चीज़ों को मैनेज कर पाना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। तो ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आता है, अदर रिसोर्सेज में, ठीक है। तो ये आपके नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है। इसमें देखो एक टर्म और होती है रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन देखो क्या होता है, एक्सप्लोरिंग द रिसोर्सेज, प्रकरिंग दैम
at an affordable cost and putting them into use in an efficient and effective manner। मतलब रिसोर्सेज को ढूंढना, एक्सप्लोर करना, ठीक है, फिर उनको लेना एक मतलब अफोर्डेबल कॉस्ट पे, जो रिसोर्सेज आपने ढूंढे उनको एक अफोर्डेबल कॉस्ट पे कलेक्ट करना, ठीक है, और उसके बाद उन रिसोर्सेज को यूज़ करना और अच्छे से यूज़ करना एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में, ताकि आपके जो रिसोर्सेज आपने उस पर जो पैसा लगाया है प्रॉपरली यूटिलाइज़ हो पाए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा, तो आप आराम से इसको लिख देना, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद देखो आपका और क्या पूछा जाता है, ये MSME वाला और ये आपका फैमिली बिजनेस। ये मैंने देखो लास्ट वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, हो सके तो मैं शायद वही वाला वीडियो यहाँ पे मर्ज कर दूँगी आपको, ये आपकी कंप्लीट बुक हो जाएगी, ठीक है। फैमिली बिजनेस, देखो फैमिली बिजनेस क्या होता है। फैमिली बिजनेस मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो कि ओन की गई हो या फिर ऑपरेट की जा रही हो दो या दो से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स के थ्रू, ठीक है। मतलब कोई फैमिली है, उसके फैमिली मेम्बर्स मिलके किसी एंटरप्राइज़ को चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फैमिली बिजनेस, ठीक है। फैमिली बिजनेस आपका कितने टाइप्स का होता है ये भी पूछा जाता है कई बार। तो देखो 3 टाइप का होता है आपका फैमिली बिजनेस। सबसे फर्स्ट आता है आपका फैमिली ओन्ड बिज़नेस। फैमिली ओन्ड बिज़नेस में देखो यहाँ पे जो फैमिली की ओनरशिप होती है वो सभी मेंबर्स के पास में होती है, ठीक है। और सेकंड टाइप का आता है आपका फैमिली ओन्ड एंड मैनेज बिज़नेस। इसमें देखो क्या होता है, जो ओनरशिप होती है ना आपकी, वो किसी एक पर्सन के पास होती है, लेकिन फैमिली के जो बाकी मेम्बर्स हैं उनके पास में ये राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। कोई भी डिसीज़न लेना होता है, कोई भी काम करना होता है, तो वहाँ पे सारे मेंबर्स के ओपिनियन को लिया जाता है, ठीक है। थर्ड टाइप का आता है आपका फैमिली ओन्ड एंड लेड बिजनेस। यहाँ पे देखो जो फैमिली मेंबर हैं, वहाँ पे देखो जो एंटरप्राइज में ओनरशिप किसी एक ही इंसान के पास होती है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर एक इंसान यहाँ पे ओनरशिप ले रहा है एंटरप्राइज़ की, ठीक है, तो बाकी जो मेंबर्स होते हैं ना उनमें से कोई एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक मेंबर और दूसरे मेंबर्स जो हैं आपस में जो भी काम है एंटरप्राइज़ का उसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टाइप का हो गया, टाइप्स ऑफ फैमिली बिजनेस। इसके बाद आपका देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से, वो पूछते हैं कि एक फैमिली बिजनेस में कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने होते हैं, ठीक है, फेस करते हैं यहाँ पे इंडिया में, ऐसे क्या चैलेंजेस या फिर क्या प्रॉब्लम्स कह सकते हो देखने को मिलती है फैमिली बिजनेस में। तो यहाँ पे देखो अगर इसके अलावा ये पूछता है ना कि हम फैमिली बिजनेस में जो चैलेंजेस हैं उनको रिमूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं आप बोलोगे कि इन्हीं को हम हटा देंगे तो फैमिली बिजनेस काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या चैलेंज मिलता है यहाँ पे, सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है ना कि देखो अगर कोई फैमिली बिजनेस है और वहाँ पे कोई एक पर्सन है जो कि अभी मतलब मेन लीड है, ठीक है, उसकी बात सारे मानते हैं फैमिली में, उसके पास मेन कंट्रोल है बिज़नेस का, तो फिर यहाँ पे देखो डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि जब उस इंसान की डेथ हो जाएगी या वो इंसेन हो जाएगा या वो छोड़ के जाना चाहेगा अपने उस एंटरप्राइज़ को, तो उसके बाद नया लीडर कौन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, तो ये एक चैलेंज देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड आपका देखो जो चैलेंज देखने को मिलता है फैमिली बिजनेस में वो होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आपको पता है कोई फैमिली अगर बिज़नेस करिए तो फैमिली में जितने मेंबर्स होंगे बस वही रहेंगे उस बिज़नेस में, तो यहाँ पे देखो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि जितने लोग हैं वो उतना ही तो रिसोर्सेज ला सकते हैं ना, बाहर से तो वो कहीं से नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। सेम यहाँ पे देखो थर्ड आपका पॉइंट आता है लिमिटेड टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बताया जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं वैसे ही यहाँ पे लिमिटेड टेक्नोलॉजी भी होती है, क्योंकि जितने कम लोग रहेंगे उनको जितनी टेक्नोलॉजी की नॉलेज होगी वो लोग बस उतना ही यहाँ पे दे सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको बाहर से आप लोग एम्प्लॉयज़ नहीं रखते हो तो यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी देखो कम देखने को मिलती है, ठीक है। जितनी आपको नॉलेज है फैमिली मेम्बर्स को बस उतना ही लिमिटेड होता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोफेशनलिज्म। देखो फैमिली मेम्बर्स हैं, जाहिर सी बात है कि हर किसी का इंटरेस्ट अलग अलग चीज़ में होगा और हर किसी को हर चीज़ नहीं आती होगी, और ये एक फैमिली बिजनेस है तो यहाँ पे आप प्रोफेशनल्स को भी हायर नहीं करते हो, तो यहाँ पे लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेड टैलेंट। लिमिटेड टैलेंट जैसे कि मैंने बताया, जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड टेक्नोलॉजी है, वैसे ही यहाँ पे देखो आपके अगर किसी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और वो चारों मिलके एक एंटरप्राइज चला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उन चारों के पास जितना टैलेंट है बस वो उतना ही यूज़ कर सकते हैं बिज़नेस में, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिटेड टैलेंट रहता है, टैलेंट की भी कमी रहती है, ठीक है।
इसी के बाद देखो इसमें से एक और टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है फैमिली बिजनेस में से कि फैमिली बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स किस किस बात को लेके होते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब यहाँ पे किस चीज़ के बारे में लड़ाई हो जाती है। कई बार फैमिली मेम्बर्स, आपको पता है आप लोग घर में भी रहते हो, आपस में भाई बहनों में लड़ाई हो जाती है, कई बार मम्मी पापा में हो जाती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे जिस तरीके से फैमिली बिजनेस रन किया जाता है तो आखिरकार वो हैं तो फैमिली के मेम्बर्स ही ना। तो यहाँ पे एंटरप्राइज़ को लेके कि क्या क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स देखो यहाँ पे सबसे पहला सक्सेशन डिस्प्यूट, जैसे कि मैंने बताया कि नेक्स्ट लीड कौन बनेगा, नेक्स्ट लीडर कौन बनेगा, इस बात को लेके प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। तो सपोज़ करो किसी पर्सन की, किसी मेंबर की अचानक से डेथ हो जाती है, ठीक है, और वो लीडर था। अब उसके बाद घर में लड़ाइयाँ शुरू होने हो जाती है कि मैं बनूँगा लीडर या फिर वो बनेगा लीडर, कौन बनेगा, यहाँ पर मेन मुद्दा ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डिस्प्यूट आ जाता है। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है सिबलिंग रिवेलरी। सिबलिंग रिवेलरी मतलब यहाँ पे जो भाई बहन होते हैं, कज़न्स होते हैं या फिर आपस में, ठीक है, और वो फैमिली मेम्बर्स मतलब वो उस एंटरप्राइज़ के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनके बीच में भी लड़ाइयाँ देखने को मिल जाती है। लड़ाई किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है, आपको पैसे के लेके हो सकती है, किसी भी काम को लेके हो सकती है, या फिर अपनी पर्सनल बातों को लेके भी लोग बिज़नेस में भी लड़ने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी देखो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्योंकि हर पर्सन का अपना अलग ओपिनियन होता है, ठीक है। अगर कोई देखो फैमिली मेम्बर है, वो कोई बात बोल रहा है, ठीक है, उस बात से 2 लोग एग्री करेंगे, 4 लोग डिसएग्री करेंगे, ठीक है, सबका अपना अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब यहाँ पे देखो क्या होता है, फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर देखो कोई पर्सन है, वो सबसे ओल्ड पर्सन अगर हम फैमिली का ले लें, ठीक है, वो मान लो पहले का है, काफ़ी उसकी एज है 70-60, ठीक है, कोई अभी नया बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे फैमिली बिजनेस में मेंबर बन जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो जब वो बड़ा होएगा तो पहले की जनरेशन में और अभी की जनरेशन में बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप देखने को मिलता है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, सोचने की अलग अलग चीज़ें अलग अलग होती है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, और भी कई सारी चीज़ें जहाँ पे देखो अगर ओल्ड जनरेशन है और न्यू जनरेशन है तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंपनसेशन इश्यूज़। कंपनसेशन आपको नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे पैसे को लेके बात हो रही है, ठीक है। किसी एम्प्लॉय को, किसी फैमिली मेम्बर को देखो यहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिल रही है या फिर कुछ बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, और वो लोग फैमिली में तो आपस में बातें पता चल ही जाती है, ठीक है। तो उस बात को लेके भी वो लोग झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं तुम्हें ज़्यादा क्यों मिल रही है, यहाँ पे बायस्ड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर नहीं किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में आने लगती हैं और वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये सारे आपके देखो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए जो कि एक फैमिली बिजनेस में देखने को मिलते हैं, और इनका रीज़न क्या है, ठीक है। अगर पूछता है ना कि जो फैमिली बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके क्या रीज़न होते हैं, तो रीज़न पूछेगा तो आपको रीज़न बहुत सिंपल है, ठीक है। अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, या फिर देखो जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो एक ही साथ रहते हैं, रहते रहते जेलसी भी हो जाती है, ठीक है, या फिर और भी पैसे को लेके भी रीज़न, पैसा भी एक रीज़न हो सकता है कि कोई देखो अच्छा अर्न करता है, कोई अच्छा अर्न नहीं करता है, तो यहाँ पे कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, इस बात को लेके भी लड़ाई हो सकती है, ठीक है। तो रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, आप खुद से बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो फैमिली बिजनेस में से देखो ये आपके 3 ही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, या तो टाइप्स ऑफ फैमिली बिजनेस पूछेगा। फैमिली बिजनेस देखो अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद अगर टाइप्स ऑफ बिजनेस पूछ रहा है तो ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया और की पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है। इनको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर लोगे। अगर पूछता है कि कौन से चैलेंजेस फेस करने होते हैं तो ये भी मैंने आपको 5 बता दिए हैं। ये भी आप ये देखो की पॉइंट्स हैं, इनको लिख के बाकी फिर अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर लेना। और कॉन्फ्लिक्ट्स भी मैंने बता दिए, ठीक है। और पूछता है कि हम एक फैमिली बिजनेस को अच्छा कैसे बना सकते हैं, तो आप ये लिख दो कि हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं जो भी मैंने बताए हैं, और या फिर ये जो चैलेंजेस मैंने बताए हैं इन सबको अगर हम हटा दें तो एक फैमिली बिजनेस काफ़ी अच्छा चल सकता है, ठीक है। तो फैमिली बिजनेस का यही क्वेश्चन बनता है, और मोस्टली एग्जाम में फैमिली बिजनेस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। इसके बाद देखो आपकी जो नेक्स्ट यूनिट आती है ना, वो आती है MSME वाली, मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये तो आप लोगों को पता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो क्या होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो माइक्रो एंटरप्राइज़ क्या होती है। माइक्रो एंटरप्राइज़ वो एंटरप्राइज़ होती है जहाँ पे देखो जो प्लांट, मशीनरी या फिर कोई भी इक्विपमेंट हो गया, उसमें जो इन्वेस्टमेंट करी गई है ना वो 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो,
और जो एनुअल टर्नओवर होता है वो 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, ठीक है। मतलब प्लांट मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट करी गई है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो एनुअल टर्नओवर होता है किसी भी एंटरप्राइज़ का वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम उसको माइक्रो एंटरप्राइज़ के अंदर डालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस में देखो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करी गई है प्लांट मशीनरी में वो 10 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और जो टर्नओवर है वो यहाँ पे 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, तब हम उसको स्मॉल एंटरप्राइज़ कंसिडर करेंगे, ठीक है। और मीडियम एंटरप्राइज़ देखो क्या होती है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है आपकी वो 50 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है आपकी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। एंटरप्राइज़ आप लोगों को पता है अपने आसपास भी आपने देखा होगा कई ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस चल रहे होते हैं जो कि इतने ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं चल रहे होते हैं, बस वो लोग अपना प्रॉफिट कमाते हैं एक बेसिक सा, ठीक है। और वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपने अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो अपना छोटा मोटा बिजनेस रन करते हैं, ठीक है। तो वो इसी में आता है, माइक्रो में या फिर स्मॉल में या फिर मीडियम एंटरप्राइजेज़ में, ठीक है। और इसके बाद देखो इसका रोल पूछा जाता है कि एमएसएमई का रोल क्या है। रोल देखो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में भी पूछ सकता है, ठीक है, या फिर डेवलपमेंट में भी पूछ सकता है। कई सारी जगहों पे ना इसका रोल पूछा जाता है कि क्या रोल प्ले करता है आपका माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, ठीक है। तो इसके बेसिक अगर हम बात करें तो 5 रोल्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्ले करता है ये, ठीक है। मतलब बहुत आसान भी, और मैंने इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स इसीलिए बनाए हैं ताकि आप लोगों को ना देखो की पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएं और आपको एग्ज़ाम में लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम देखें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो कहीं पे भी अगर कोई भी एंटरप्राइज सेटअप होती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे देखो आपको एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी। अगर किसी ने कोई देखो बिज़नेस स्टार्ट करा है तो वहाँ पे वो 4 लोगों को काम देगा, ठीक है। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपने आप जनरेट होएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन। देखो प्रोडक्शन भी यहाँ पे होता है क्योंकि एंटरप्राइज स्टार्ट करिए तो वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेंगे और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो देखो यहाँ पे आपकी जो मार्केट है मार्केट में कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। आपका ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देखो पॉइंट आता है इंक्रीज जीडीपी। जीडीपी भी यहाँ पे इंक्रीज़ होती है इनकी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की वजह से, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जितनी ज़्यादा एंटरप्राइजेस होती है उतना ज़्यादा इकोनॉमी का मार्केट बड़ा होते जाता है, और जितना ज़्यादा मार्केट बड़ा होगा ना उतना ज़्यादा जीडीपी इंक्रीज़ होता है, चाहे आप कहीं का भी देख लो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली। देखो यहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे आसपास बहुत टाइप के रिसोर्सेज है, ठीक है। और जो छोटी मोटी देखो जो एंटरप्राइजेस होती है, छोटी मोटी आपके बिजनेस फर्म्स होती है, कंपनीज़ होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको लोकल रिसोर्सेज सस्ते में पड़ते हैं और ये लोग फिर उनका प्रॉपरली अच्छे से यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे देखो इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कई बार आपने देखा होगा कि कहीं किसी छोटे से गांव से कोई अच्छा सा आइडिया निकल के आता है, फिर उसको देखो उसका पेटेंट वगैरह ख़रीद लेते हैं लोग, या फिर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखो आपको बड़ी बड़ी कंपनीज़ में देखने को नहीं मिलेंगी। छोटी छोटी जगहों से आपको कई सारे इनोवेशन आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, और ओवरऑल यहाँ पे देखो डेवलपमेंट होता है। जहाँ भी कोई एंटरप्राइज अगर इस्टेब्लिश हुई है तो उसके आसपास का एरिया भी आपने देखा होगा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंड महंगी हो जाती है, आसपास के लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है, आप चाहे कहीं का भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, आप अपने आसपास भी देख सकते हो। तो देखो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने टॉपिक थे मैंने सारे करवा दिए, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर बाई चांस कुछ एक आधा क्वेश्चन बाहर से पूछता है तो आप खुद से बना के लिख सकते हो। वैसे तो देखो जो 90% क्वेश्चन है वो इन्हीं से पूछे जाएंगे, जो मैंने अभी आपको टॉपिक बताएं इनमें से 90% पेपर बनेगा। 10% देखो एग्जामिनर अपनी तरफ से कुछ भी डाल देता है, ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी होती है, तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, आपने ये क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, इनको याद कर लिया। वीडियो को मैं तो कहूँगी आप 2 बार देख लेना, ठीक है। एक बार में सारी चीज़ें याद नहीं होती है, समझ नहीं आती है, तो आप वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट करके देख लेना, आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, और इससे आप आराम से 60 to 80 मार्क्स तो आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है, अगर आप सही सही लिख के आते हो तो। और इससे बाहर पेपर में देखो नहीं कुछ पूछा जाएगा, अगर पूछा भी जाता तो देखो 10% की हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना चैनल को, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है।